क्या साल 2024 में गोदी मीडिया सत्ताधारी भाजपा से सवाल करेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान के तौर पर देश के सामने प्रस्तुत करने के बजाय उन्हें नीतियों पर सवाल करेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत होगी कि वो अभिसार शर्मा के सामने बैठकर मेरे सवालों का जवाब दे सकें? दोस्तों, साल 2024 के लिए आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं मेरी अपनी उम्मीदें और ख्वाहिशें। न सिर्फ गोदी मीडिया के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, विपक्ष राहुल गांधी के साथ और मेरे खुद के साथ। तो शुरुआत मैं करना चाहूंगा गोदी मीडिया के साथ। दोस्तों, इस साल गोदी मीडिया ने बार बार अपना बदनुमा चेहरा पेश किया। सत्ताधारी भाजपा की चाटुकारिता तो चलिए एक अलग बात है, वो तो इनका एक पुराना रवैया रहा है। मगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम साल 2024 में ये अपने दंगाई स्वभाव को त्यागेंगे। आप भाजपा की सेवा करते रहिए, लगातार करते रहिए, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहरीले कार्यक्रम नहीं करेंगे जिससे देश के ताना बाने को नुकसान पहुंचे। मीडिया को शर्मसार करने वाली कई तस्वीरें सामने उभर कर आए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा वो तस्वीर जिसमें आप देखिएगा किस तरह से आज तक की एक एंकर कांग्रेस के प्रवक्ता से यह कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कभी भी शहादत पर वोट नहीं मांगी, सैनिकों की शहादत पर वोट नहीं मांगी। देखिए वो शर्मसार लम्हा। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा लम्हा फिर से नहीं दोहराया जाएगा। देखिए, और आपको याद होगा दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स का पहला वोट पुलवामा पर मिल सकता है या नहीं। मगर पापा की यह परी अपने दर्शकों के सामने गलत बयानी कर रही थी, झूठ पेश कर रही थी। क्यों? क्योंकि इन्हें तो सत्ताधारी भाजपा को बचाना है। और यह पहली बार नहीं है, इनका एक इतिहास रहा है। नोट के अंदर चिप, और फिर आपको याद होगा और भी ज्यादा शर्मनाक वो लम्हा, इन्होंने कहा था कि जब सीमा पर कोई सुरक्षा चूक होती है तो दोष सरकार का थोड़ा ना होता है, दोष तो सेना का होता है। यानी कि जिस सेना के नाम पर आप टीआरपी बटोरते हैं, जिस सेना के नाम पर आप विपक्ष को गाली देते हैं, आज सत्ताधारी भाजपा के सामने वो सेना ही इनके लिए मायने नहीं रखती है। और फिर एक और लम्हा जो हाल ही में हुआ था, याद कीजिए, संसद में सुरक्षा में बड़ी चूक। स्मोक कैनिस्टर्स लेके दो लोग पहुंच जाते हैं, दर्शक दीर्घा से नीचे कूदते हैं। मगर बात वहां नहीं खत्म होती है। उसके बाद वो स्मोक कैनिस्टर एक पत्रकार के हाथ में आ जाता है, और फिर जो ड्रामा होता है, उसने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय पत्रकारिता की नाक काटी। वो लम्हा देखिए दोस्तों। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, पर इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक जाइए तो पल्लवी जी प्लीज, सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, कैमरे पर इस वक्त लगातार हम आपको स्लोगन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, इन तमाम चीजों को देखकर आपको हंसी आएगी, मगर ये हंसने वाली बात नहीं है। मीडिया हंसने वाली बात नहीं है। अगर मीडिया सिर्फ कॉमेडी कर रहा होता तो बात समझ आती। मीडिया में 2014 से पहले भी ढेरों कमियां थीं, और मैं इस पत्रकारिता में 1995 से हूं, 28 साल हो गए मुझे। उन कमियों से मैं लड़ता रहा हूं। आज की तारीख में कई ऐसे पत्रकार जो न्यूज चैनल्स के मुखिया हुआ करते थे और आज की तारीख में क्रांतिकारी पत्रकारिता करने का दावा कर रहे हैं, इन लोगों ने पत्रकारिता के नाम पर क्या क्या नहीं परोसा है सब जानते हैं। किस तरह से नाग नागिन को लेकर, खली को लेकर इन्होंने पत्रकारिता की है, सब जानते हैं दोस्तों। यह अलग बात है कि ये लोग आज क्रांतिकारी पत्रकार बने हुए हैं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आज पत्रकारिता दंगाई बन गई है, रेडियो रवांडा बन गई है। रेडियो रवांडा, आप जानते हैं कि 90 के दशक में किस तरह से रवांडा, जो कि एक देश है,
वहां का एक रेडियो रवांडा हुआ करता था। उस रेडियो रवांडा पर शराब के नशे में धुत एंकर्स आते थे, उद्घोषक आते थे और वो माइनॉरिटीज को गाली देते थे। और हमारे जो तमाम न्यूज चैनल्स वो लगातार करते हैं। कई मिसालें आपके सामने पिछले 10 सालों में, और वो मिसालें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से खुल के माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगला जाता है, उनके सोशल बॉयकॉट की बात की जाती है। याद कीजिए कोरोना की पहली लहर, किस तरह से तबलीगी जमात को बदनाम किया गया था, झूठे कार्यक्रम चलाए गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और मुंबई की औरंगाबाद हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात को दोषमुक्त कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे को यह कहना पड़ा था कि मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया है। हमारा मीडिया दंगाई बन गया है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब तुम अपने घरों में जाकर अपने मासूम बच्चों की शक्लों को देखकर ही अपने इस दंगाई स्वभाव को त्याग दोगे, क्योंकि तुम टीआरपी के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा करने के लिए यह सब तो कर रहे हो, मगर इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ देश को है, समाज को है। वो समाज जिस समाज का हिस्सा तुम्हारे अपने मां बाप, तुम्हारे अपने मासूम बच्चे, तुम्हारे पति और पत्नी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पापा की परियां और मीडिया के गुल्लू और कालू अपने गिरबान में झांकेंगे और सही मायने में पत्रकारिता को अंजाम देंगे। क्या मैं जरूरत से ज्यादा उम्मीदें कर रहा हूं? शायद है भी, क्योंकि ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मिसाल है, भाजपा आईटी सेल के 3 गुर्गे पकड़े जाते हैं बलात्कार के आरोप में, मगर किसी भी न्यूज चैनल में इतनी हिम्मत नहीं होती कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, इन तमाम लोगों के साथ जो उनकी तस्वीरें थी उसको लेकर सवाल कर सकें। किसी में हिम्मत नहीं है। यानी कि साल के पहले दिन ही ये लोग फेल हो चुके हैं, इसीलिए इनसे उम्मीद करना बेकार है। अब मैं बात करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, भाजपा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी जी, पूरे सम्मान के साथ, आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप मुझे आज से नहीं 1995 से जानते हैं। 1999 को मैं नहीं भूला हूं, जब मेरा बीबीसी में सिलेक्शन हुआ था, बीबीसी लंदन में, तब मेरी और आपसे बातचीत हुई थी। आपके ह्यूमर को मैं जानता हूं, आपके व्यंग्य को मैं जानता हूं। मगर फिर जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जब जवाबदेही की बारी आई, तो धीरे 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 आप एक ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित हो गए जिसे सवाल नहीं पसंद थे। जो पत्रकार आपसे सवाल करते थे, आपका प्रचार तंत्र उनके पीछे पड़ जाता था। कुछ लोगों को बर्बाद करने की कस्में खाई जाती थी। करण थापर के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। एनडीटीवी पर रेड पड़ी, सब जानते हैं। न्यूज क्लिक को किस तरह से बर्बाद किया जाता है, सब जानते हैं। आपके कार्यकाल में मुझ पर झूठा केस लगाया गया 14 करोड़ की टैक्स चोरी का। मेरे परिवार को बदनाम किया गया। हम लड़े और जीत गए। ईडी ने मुझे पूरे 1 दिन बुलाकर मुझसे सवालात किए, कुछ नहीं निकला। आज तक ईडी ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। जब ईडी के पास कोई केस नहीं था तो न्यूज क्लिक के पत्रकारों को एंटी टेरर सेल ने उनसे पूछताछ की। नतीजा आपके सामने है। अमित चक्रवर्ती और प्रबीर पुरकायस्थ यूएपीए के आरोपों में जेल में बंद है। न्यूज क्लिक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो किसानों और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की आवाज बना था। वो समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज बना था। सिर्फ उनका इतना गुनाह था। उनके बारे में प्रचार चलाया गया कि चाइनीज पैसे से ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये बात अलग है कि कोई प्रमाण नहीं है, मगर फिर भी एक प्रचार है जिसे गोदी मीडिया पेश कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री कि इस साल आप अपने करियर का, अपने पिछले 10 सालों में बतौर प्रधानमंत्री अपने पहले ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आप मेरे सवालों का जवाब देंगे मेरे साथ आमने सामने बैठकर। जो लोग आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं प्रधानमंत्री, उन्हें जेल में नहीं डाल दिया जाएगा।
पिछले 3-4 सालों में भीमा कोरेगांव के मामले में कई लोग जेल में बंद हैं। उमर खालिद जेल में बंद है, कोई चार्जशीट नहीं। सिद्दीक कप्पन को 2 साल के लिए जेल में बंद किया गया आतंकवाद की धाराओं में। क्या मामला था कोई नहीं जानता। लोगों को जेलों में सड़ाया जा रहा है। आपके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जेल में बंद। महुआ मोइत्रा अडानी पर सवाल उठाती हैं, संसद से बाहर कर दिया जाता है। संसद के अंदर भी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों के आचरण पक्षपात से ऊपर होना चाहिए, मगर उस पर सवाल उठते रहते हैं, बार बार उठते रहते हैं। नई संसद का उद्घाटन होता है, आप राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं, जबकि आप जानते हैं कि संवैधानिक पद की निगाह से उनका दर्जा आपसे ऊपर है, फिर भी आप उन्हें नहीं बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि कैमरा सिर्फ आप पर रहे। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री कि आपकी सरकार के आचरण में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। आप सवालों का जवाब देंगे, आप सवालों से बचेंगे नहीं। मेरे जैसे पत्रकार जो आपसे सवाल करते हैं, हमें एंटी नेशनल, देशद्रोही, एंटी हिंदू, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे खिलाफ भीड़ नहीं खड़ी की जाएगी। आपको समझना पड़ेगा, आपके प्रचार का मेरे जैसे पत्रकारों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं आज भी सवाल कर रहा हूं। आपने इनकम टैक्स के जरिए, ईडी के जरिए, दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर सेल के जरिए आपने क्या क्या नहीं किया मेरे खिलाफ। आपके पार्टी के गुर्गों ने मेरे जन्मदिन पर गंदे गंदे दुष्प्रचार किए, गंदे गंदे ट्रेंड्स चलाए। क्या मैंने सवाल करना बंद कर दिया? नहीं किया ना। इसका अर्थ क्या हुआ? आप अभिसार शर्मा को सिर्फ एक सूरत में चुप कर सकते हैं, सिर्फ एक सूरत में, मगर मैं बोलना नहीं बंद करूंगा। मैं बोलता रहूंगा और लगातार बोलता रहूंगा। अब बारी है विपक्ष की, और विपक्ष में मैं फोकस करना चाहूंगा राहुल गांधी पर। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी अपनी छवि से बाहर निकलकर एक टीम प्लेयर के तौर पर काम करेंगे, कुछ कठोर कदम उठाने का मादा रखेंगे। मैं यह उम्मीद करता हूं कि पार्टी में जो पुराने नेता हैं, जिनकी वजह से पार्टी की गति रुक रही है और जिसके चलते विपक्ष सही मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती नहीं दे पा रहा है, आप पार्टी के ऐसे नेताओं पर कठोर कार्रवाई करेंगे, वो हिम्मत दिखाएंगे आप। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व करेगा इस इंडिया गठबंधन का, क्योंकि आप विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा नेतृत्व करें, कोई बुरी बात नहीं। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, उनके सामने अपना अहंकार नहीं दिखाएंगे। आप सेकेंडरी पार्टनर के तौर पर, जूनियर पार्टनर के तौर पर उनके साथ काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इन राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, इन तमाम राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, आप एक सकारात्मक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश भी इसमें एक मिसाल है। आपको यह समझना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है अब वो 2014 से पहले वाली कांग्रेस नहीं है। आज आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त भाजपा का जो जगरनॉट चल रहा है, जो रथ चल रहा है, जिसमें मीडिया का साथ है, प्रचार तंत्र का साथ है, एजेंसीज का साथ है, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का साथ है, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप नहीं सुधरे तो आप 50 के नीचे आ जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अहंकार को त्यागिए, पुरानी सोच को त्यागिए और सही मायने में जनता को विकल्प दीजिए। भाजपा के पाले में आकर मत खेलिए, जो कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के चुनावों में किया था, जहां वो धीरेन्द्र शास्त्री के सामने नतमस्तक हो रहे थे। नहीं, इस राजनीति से बाज आइए। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जनता को बताइए कि हम किस तरह से एक नया संवाद देश में पैदा करना चाहते हैं। आपकी वो सोच काबिल तारीफ है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बहुत वाजिब है, मगर उससे आगे बढ़िए, उसे एक्सपैंड कीजिए। बताइए कि यह मोहब्बत की दुकान है क्या,
बताइए कि इस मोहब्बत की दुकान में हर किसी के लिए जगह है। जरूरी हो जाता है। आप न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं मणिपुर से मुंबई तक। मैं उम्मीद करता हूं कि इस न्याय यात्रा के जरिए सही मायनों में एक तरफ ये यात्रा चलती रहेगी, दूसरी तरफ जनता के सामने कांग्रेस और साथ में विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों मिलकर एक वैकल्पिक विचार पेश करेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा गांधी मैदान में तेजस्वी यादव का बहुत ही असरदार भाषण, जब उन्होंने जनता से पूछा था कि तुम्हें हिंदू मुस्लिम चाहिए या नौकरियां चाहिए। एक बहुत ही सामान्य सा संबोधन, मगर असर कर गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से अपने अंतर विरोधों को दूर करके, अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर करके आप जनता की सेवा में रहेंगे, उन्हें एक विकल्प प्रदान करेंगे। और अंत में मेरी खुद से क्या उम्मीदें हैं। यह साल मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा दोस्तों। साल की शुरुआत में हमारे परिवार को एक बहुत बड़ा आघात लगा जब मेरी सासू मां 15 जनवरी को स्वर्ग से धार गई। इसने हमारे पूरे परिवार को हिला दिया, क्योंकि मेरी जो सासू मां थी वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थी, वो बहुत एक्टिव थी। उनका जाना हम सबको हिला गया, उससे हम आज भी जूझ रहे हैं। तो परिवार के स्तर पर यह चुनौती हमारे सामने आई। और फिर 3 अक्टूबर आपको याद है, पुलिस हमारे घर घुस आई और पहला शब्द जो पुलिस ने हमसे कहा था कि आपके आतंकवादियों से लिंक है। उन्हें कुछ नहीं मिल पाया, उनके तमाम सवालों का जवाब दिया मैंने। ये तमाम चुनौतियां मेरे सामने थी। 13 अगस्त को मेरा जन्मदिन था दोस्तों। तब एक न्यूज चैनल ने मेरे खिलाफ सुपारी दी थी, कुछ 2 रुपल्ली गुर्गों को, और मेरे बारे में अश्लील और वाहियात ट्रेंड चलाए गए थे, वो भी मेरे जन्मदिन के मौके पर। और उसके पीछे एक दंगाई न्यूज चैनल था। यह इनकी हालत हो गई है। ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ दिनों बाद यही न्यूज चैनल सड़क पर अपने एंकर्स को भेज देंगे दंगा करने के लिए। क्योंकि आज की तारीख में जो फिजिकली दंगा करते हैं ना, इनके जो पत्रकार हैं वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि तुम प्राइम टाइम में बैठकर करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हो दंगा करने को लेकर। मेरा मुकाबला ऐसे दंगाई पत्रकारों से है। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर मुझे और ज्यादा ताकत प्रदान करे। मैं सवाल करता रहूंगा, पीछे नहीं हटने वाला हूं। मेरे सामने चुनौती है, मेरे परिवार की सुरक्षा भी है, क्योंकि न सिर्फ मुझ पर निशाना साधा जाता है, बल्कि मेरे परिवार पर भी निशाना साधा जाता है। और आप में से कई लोग जानते हैं, उसकी कीमत न सिर्फ मैं चुकाता हूं, बल्कि मेरा परिवार भी चुकाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस विश्वास के साथ मैं आपकी आवाज बनता हूं, वही विश्वास मुझ में कायम रहे, और वो ताकत मुझे मेरे परिवार से ही मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से बगैर डरे बेखौफ मैं आपके मुद्दे उठाता रहूं। मैं उम्मीद करता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।